नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ डॉक्टर निगार अब्बासी मौजूद है। डॉक्टर साहिबा पटना पारस में कार्यरत है। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर निगार अब्बासी है। एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज ए अटेंडिंग कंसल्टेंट एंड क्रिटिकल न्यूरोक्रिटिकल डिपार्टमेंट ऑफ पारस HMI पटना। MBBS करने के बाद मैंने डिप्लोमा एंड देन DNB इन एनेस्थेसियोलॉजी किया हुआ है और DNB के बाद आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट। तो जैसा कि हमने स्ट्रोक के बारे में बात कर लिया था, उसके बाद सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं इसके बारे में भी बात किया था। तो अब मैं जानना चाहूँगी कि इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। देखिए, जिस तरीके से स्ट्रोक के दो प्रमुख कारण होते हैं, दो अलग टाइप होते हैं, उसी तरीके से दोनों टाइप के ट्रीटमेंट भी अलग होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर इश्केमिक स्ट्रोक है, और इस्केमिक स्ट्रोक जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो ब्रेन के किसी एक हिस्से में, ब्रेन की खून की नली में एक खून का थक्का जम जाने की वजह से होता है, जिस वजह से ब्रेन के उस हिस्से में खून का जो है प्रभाव रुक जाता है, वो डैमेज होने लगता है। तो अगर किसी व्यक्ति को इश्केमिक स्ट्रोक है, जो हमें सिम्टम्स के बेसिस पे पता चल जाता है और फिर बाद में CT MRI के ज़रिए से हमको पता चल जाता है कि उसे इश्केमिक स्ट्रोक हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अगर गोल्डन आवर्स के अंदर आता है, अगर 4.5 से 5 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल आता है, तो उसका इलाज संभव होता है। उसके लिए हम लोग थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस में हम लोग खून को पतला करने वाली दवा इंजेक्शन के ज़रिए से देते हैं, जो शरीर में खून को पतला करती है और ब्रेन के उस हिस्से की नली में जहाँ खून जमा हुआ है उसको भी पतला करती है, और ताकि उसका जो ब्लड प्रवाह है, ताकि जो उसका फ्लो है ब्रेन का, वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाए और ब्रेन डैमेज फर्दर ना हो। तो इश्केमिक स्ट्रोक के लिए थ्रोम्बोलाइसिस की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है। दूसरे टाइप का जो स्ट्रोक होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक, जो खून की नली फट जाने से होता है और ब्लड क्लॉट ब्रेन में जम जाने की वजह से होता है, उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है, जो पेशेंट की सिम्टम्स पे, पेशेंट की सिवियरिटी पे, पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति को छोटा मोटा ब्रेन हैमरेज है, जैसे कंटूजन्स कहते हैं, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाथ पैर में पैरालिसिस नहीं है, तो उसे दवाओं के ज़रिए से और बाकी मॉनिटरिंग के ज़रिए से ठीक किया जाता है और व्यक्ति संभवतः 4 से 5 दिन में डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। लेकिन अगर हैमरेज बहुत बड़ा है, ब्लड क्लॉट बहुत बड़ा है, जिसने ब्रेन के एक बहुत बड़े हिस्से को डैमेज किया हुआ है, या पेशेंट पूरी तरीके से होश में नहीं है, पूरी तरीके से पैरालाइज्ड है, उसको वेंटिलेटर की अगर ज़रूरत है और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, तो ऐसे व्यक्ति का ज़रूरत पड़ने पे ऑपरेशन के ज़रिए से, जिसे हम क्रेनियोटमी कहते हैं, ऑपरेशन करके उस क्लॉट को निकाला जाता है, ब्रेन की सूजन को कम किया जाता है और मॉनिटरिंग उसकी की जाती है। तो अगर जैसे आपने ये सब के बारे में बताया, तो अगर हॉस्पिटल में कोई आ रहा है तो हम लोग कैसे, आप लोग समझते होंगे कि इसको जो है स्ट्रोक आया है और इसको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। देखिए, स्ट्रोक का बताया कि हमारी हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे इमरजेंसी के डॉक्टर्स हैं, जो इसी पार्ट में इमरजेंसी कंडीशंस को डील करने के लिए ही ट्रेन हुए हैं। तो जब कोई व्यक्ति सिम्टम्स लेके आता है, जो लगता है कि इन्हें स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उसका फ़ौरन ही, बिना कोई टाइम बर्बाद किए, उसका CT स्कैन या ज़रूरत पड़ने पे हम लोग MRI कराते हैं उसी वक्त, और उसकी रिपोर्ट भी हमें फिल्म और रिपोर्ट हमको काफ़ी जल्दी मिल जाती है और हमें पता चल जाता है कि इसे इश्केमिक या हेमरेजिक स्ट्रोक है, और पता होने के बाद अकॉर्डिंगली फिर उसका इलाज भी स्टार्ट कर दिया जाता है। तो अगर एक आवश्यकता कब पड़ती है कि स्ट्रोक के मरीज को ICU की? स्ट्रोक के मरीज़ को ICU की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्ट्रोक में ब्रेन में 2 टाइप के डैमेज होते हैं। एक होता है प्राइमरी डैमेज। जब स्ट्रोक किसी व्यक्ति को होता है किसी भी कारण से, इश्केमिक या हेमरेजिक, तो उस वक्त ब्रेन के जो डैमेज होता है, ब्रेन को जो नुकसान होता है, उसे हम प्राइमरी डैमेज कहते हैं। अब अगर ऐसे में किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की, शुगर की, मोटापे की या किसी और इन्फेक्शन अगर उसे है, तो ये सारी चीज़ें उसके ब्रेन स्ट्रोक को, ब्रेन डैमेज को और बढ़ा देती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो स्ट्रोक को और डैमेज करती और बढ़ाती हैं, इस डैमेज को हम सेकेंडरी डैमेज कहते हैं।
तो आईसीयू में हम लोग ब्रेन के प्राइमरी डैमेज को तो कंट्रोल करते ही हैं दवा के ज़रिए से या ज़रूरत पड़ने पे ऑपरेशन के ज़रिए से, हमें उसके सेकेंडरी डैमेज को भी बचाना होता है, उसके ब्लड प्रेशर को, उसके शुगर को, उसके इन्फेक्शन को या बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को हमें कंट्रोल करना होता है। और इन कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है और इस वजह से पेशेंट को आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ जो होती है स्ट्रोक के पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्ट्रोक के पेशेंट में अगर होश सिम्टम्स अगर हैं कि पेशेंट का होश ऑलरेडी कम, कई बार होता है पेशेंट का होश पूरा नहीं होता है जब हॉस्पिटल आता है या हाथ पैर कमज़ोर होते हैं, लेकिन स्ट्रोक बढ़ जाने से उसका होश जो है पूरा चला जाता है, हाथ पैर पूरे काम करने बंद कर देते हैं। तो स्ट्रोक आगे और डैमेज ना हो, स्ट्रोक और ना बढ़े, इसके लिए हमें न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग चाहिए होती है, उसकी बीपी शुगर के लिए हमें हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग चाहिए होती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक आईसीयू की हमें ज़रूरत स्ट्रोक पेशेंट को ज़रूरी होती है। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने जो हमारे साथ हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आप डॉक्टर निगार अब्बासी को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमें साझा की है स्ट्रोक के बारे में और आईसीयू में ये भी बताया कि आईसीयू में एक मरीज की कब ज़रूरत पड़ती है आईसीयू की। तो इस विषय में आपकी क्या राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।